राहुल गांधी किससे लड़ने में रह गए, उधर यूके गए पीएम मोदी ने कौन सी डील कर ली जो भारत को और चमका देगी। पीएम मोदी का ब्रिटेन में ऐसा स्वागत, कभी 3 गुना लगान वसूलने वाले अंग्रेज तो घुटनों पर आ गए भाई। पाकिस्तान से लेकर खालिस्तानी तक विदेश दौरे में पीएम मोदी का वो एक्शन जिससे सब में हड़कंप मच गया है। और संसद में हंगामे के चौथे दिन राहुल गांधी ने किसको धमका दिया, आज इसका भी चैप्टर खोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर है। यूके में आज नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया कि जो अंग्रेज हम पर कभी राज करते थे, वो लगान फिल्म में नहीं सुने थे 3 गुना लगान देना होगा, वो 3 गुना लगान वसूलने वाले अंग्रेज जो हैं आज खुद को बचाने के लिए भारत से डील करने के लिए बिछे जा रहे हैं। लेकिन इधर आप ये भी देख लीजिए कि जब नरेंद्र मोदी विदेश जाकर बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं तो भारत में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन इनकी राजनीति की फितरत यही है कि कोई संवैधानिक संस्था छोड़ी नहीं जिस पर इन्होंने अटैक ना किया। कोर्ट का फैसला इनके हिसाब से ना आए तो कोर्ट मोदी ने खरीद लिया। जांच एजेंसियां अपना काम करें तो मोदी ने करवा दिया। चुनाव आयोग अपना काम करे तो मोदी खेल कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि चुनाव आयोग को कह रहे हैं ये लोग कि तुमको देख लेंगे। ऑलमोस्ट धमकी दे रहे हैं भाई। इनके लोग इलेक्शन बॉयकॉट तक की धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन चोरी का आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में खेल कर रहा है और इसके पक्के सबूत इनके पास हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के लिए इनके पास पक्के सबूत हैं कि चुनाव आयोग ने वहां पर गड़बड़ की, और उस कर्नाटक के लिए कह रहे हैं जहां खुद ये चुनाव जीतकर सरकार चला रहे हैं। मतलब हद ही नहीं कर दी राहुल गांधी और इंडी वाले। बार बार चुनाव में फेल हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है। अरे अपना फेलियर छुपाना है तो कुछ और ढूंढिए। देश के संवैधानिक संस्थाओं पे आप आरोप क्यों लगाते हैं? पहले ईवीएम का बहाना बनाते थे, आजकल ईवीएम की बात नहीं करते, वोटर लिस्ट की बात करते हैं। 2 दिन से संसद में वोटर लिस्ट को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव काला कपड़ा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज वोटर लिस्ट के मामले में सोनिया गांधी मैदान में आ गई। चुनाव आयोग के खिलाफ तो इंडी गठबंधन ने एक तरह से युद्ध ही छेड़ दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सीधा एक तरीके से धमका ही रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनके पास वोट चोरी का प्रूफ है। लेकिन अगर वोट चोरी का प्रूफ है तो दिखाते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सिर्फ आरोप वाली पॉलिटिक्स इनका काम रह गया है। आप देखिए कि कल यही लोग आरोप लगा रहे थे कि मोदी की विदेश नीति फेल। आज पीएम मोदी ने ब्रिटेन के दौरे पर बड़ी डील डन कर दी है, वो भी ऐसे टाइम पर जब टैरिफ को लेकर मारामारी मची। भारत और यूके की ट्रेड डील को देखकर आज अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सबके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि भारत और यूके दोनों ही बड़े और ताकतवर देश हैं। दोनों देश टॉप 6 इकोनॉमी में आते हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक डील हुई है। जो ट्रंप खुद को ट्रेड डील का किंग मानते हैं, उनके लिए भारत और यूके की डील किसी झटके से कम नहीं। जो चीन भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकने के लिए तिकड़म लगाता है, उसे भारत की यह बड़ी डील चुभने वाली है बॉस। जो पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है, उसे भारत और यूके की बड़ी डील से भयंकर बेइज्जती महसूस हो रही हो। भारत और यूके के बीच हुई यह डील ऐसा क्या करेगी जो भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूके में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कैसे घेरा, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कैसे चीन की क्लास लगाई, पीएम मोदी ने कैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को भारत लाने का इंतजाम कर दिया और खालिस्तानियों का क्या इलाज किया, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। लंदन में पीएम मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिले। दोनों देशों के नेताओं ने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर दिया। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने इस डील पर साइन किए। इस डील के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और सस्ता और आसान हो जाएगा। इससे भारत और यूके दोनों को फायदा होगा। यह डील कितनी इंपॉर्टेंट है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस डील को लेकर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। यह भारत द्वारा अब तक किए गए सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में से एक है। ब्रिटेन के पीएम ने भरोसा जताया कि इस डील से दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होगा।
दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा, दोनों देशों के सस्ते प्रोडक्ट और सर्विस मिलेगी। भाई भारत की इकोनॉमी तो ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई है। ये जो अंग्रेज हम पे राज करके गए थे किसी जमाने में 3 गुना लगान वाले, ये आज भारत के साथ इस डील को लेकर बेचैन थे, क्योंकि उनके यहां 3-3 प्रधानमंत्री बदल गया बॉस, क्योंकि उससे इकोनॉमी नहीं संभली। ये डील उनकी कुर्सी को मजबूत करने जैसा है। पीएम मोदी ने भी इस डील को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस डील से होगा क्या, ट्रंप को आज कितना झटका लगा होगा, यह भी बताऊंगा। पहले सुनिए जरा पीएम को। और भारत और यूके मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने आपको कल ही पाठशाला में बताया था कि भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके 10,36,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। इस डील से भारत और यूके दोनों को फायदा होगा। एक बार यह डील इफेक्ट में आएगी तो दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 2,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। इस डील से भारत के किसानों को बड़ा फायदा होगा, भारत की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि भारत का कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करीब 3,16,000 करोड़ का है और यूके का एग्रीकल्चर इंपोर्ट 3,24,000 करोड़ का। लेकिन इसमें से केवल 7,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंपोर्ट भारत से आता है। यह ट्रेड डील हो जाने से यूके में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बड़ा मार्केट है, उसमें भारत का हिस्सा बढ़ जाएगा, जिससे भारत के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। ब्रिटिश मार्केट में भारतीय चाय, बासमती चावल, आम, अंगूर, मसाले, सी फूड आइटम की बड़ी मांग भी है। इस डील के होने से असम, गुजरात, केरल और बंगाल के एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। इस डील से भारत के कपड़ा उद्योग को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 8 से 12% लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है। इससे सूरत और लुधियाना के एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा। यानी किसान से लेकर व्यापारी तक सब बम बम हो जाएंगे बॉस, ऐसी डील हुई है। भारत और यूके के बीच डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी हुआ है, जिससे यूके में काम करने वाले भारतीय कामगारों को फायदा होगा। दरअसल अभी यूके में सीमित समय के लिए काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल से नेशनल इंश्योरेंस के नाम पर हर साल एक तय राशि वसूली जाती थी। यहां भुगतान वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए होता है, लेकिन इनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि वो तो कुछ ही महीनों बाद भारत लौट जाते हैं। नतीजा यह होता था कि पैसा कटता तो था, लेकिन कोई पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको मिलता नहीं था। ब्रिटेन में भारतीय बिजनेस कम्युनिटी की लंबे वक्त से यह डिमांड थी कि कम समय के लिए जो भारतीय प्रोफेशनल्स ब्रिटेन आते हैं, उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ जो है वो पड़ रहा है, उसको कम करना चाहिए। जैसे जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे कई देश हैं जिनका भारत के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों में जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हिस्सेदारी नहीं करनी पड़ती। अब इसी तरह का समझौता यूके के साथ हो गया है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी में हिस्सेदारी में 3 साल की छूट मिल गई है। यानी कम वक्त के लिए यूके जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स और उन्हें हायर करने वाली कंपनियों को इससे फायदा होगा। भारतीय प्रोफेशनल्स और उन्हें हायर करने वाली कंपनी सालाना 500 पाउंड यानी करीब 58,000 की गैर जरूरी कटौती से बच जाएंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि अभी आपको यह सोशल सिक्योरिटी के नाम पे 58,000 रुपया कट रहा था, तो कंपनी अपने जेब से तो देगी नहीं, आपका काट लेती थी। अब सरकार ने डील कर ली कि 3 साल के लिए कोई आ रहा है तो उससे लीजिए मत, तो आपका ऑलमोस्ट 60,000 रुपया बढ़ गया ना बॉस, घर में जो पैसा आएगा। यह भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। भारत ने एफटीए की बातचीत के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया, साफ कहा कि जब तक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन नहीं आता तब तक समझौता अधूरा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर इसीलिए बताया। यह ट्रेड डील भारत के दोनों हाथ में लड्डू की तरह है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तो पहले ही तेजी से बढ़ रही है, उसे और बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि यूके के लिए यह ट्रेड डील एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर यूके की हालत, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है बॉस।
कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा था कि इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, यूके में कंपनियां संघर्ष कर रही हैं, घाटे की वजह से तेजी से कॉस्ट कटिंग हो रही है। इसी साल मई में यूके में बेरोजगारी दर 4.7% पे पहुंच गई, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। यूके में महंगाई दर 3.4% है, जो 2% के टारगेट से कहीं ज्यादा है। भारत के साथ डील से यूके की अर्थव्यवस्था को सालाना 41,647 करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने जा रहा है। तभी मैंने कहा ना कि वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी। अपने पीएम तो तीसरा टर्म चला रहे हैं, इकोनॉमी को रॉकेट बना रखा है, महंगाई को पकड़ के रखा कि भागना नहीं, इधर आओ इधर आओ। यह हिसाब है भारत में। वहां 3 प्रधानमंत्री बदल गए थे। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में यूके का दौरा किया है जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच चल रहा है। पीएम मोदी कोई मौका छोड़ते हैं। उन्होंने संबोधन में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जिक्र कर दिया। सुनिए क्रिकेट को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, जिस पर सब हंस पड़े। जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन एंड ऑल्सो a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आप सोचिए, यहां देश में पीएम मोदी के विदेश जाने पर विपक्ष तूफान खड़ा कर रहा था। राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी तो भाग गए नहीं, भग गए बोल रहे थे। उधर पीएम मोदी इन आरोपों का कोई लोड नहीं ले रहे। वो अपना आराम से डील कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उनको पता है भाई कि मैं भारत के लिए क्या करने जा रहा हूं, अपने देश के लिए क्या करने जा रहा हूं, इसलिए वो प्रेशर में नहीं आते। और इसके पीछे की वजह है नरेंद्र मोदी को जो लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, वो उनको दिखता है। उनको पता है कि राहुल गांधी के भग गए कह देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस देश के लोग जग गए हैं, तो भग गए वाली बात पर भरोसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी के कामकाज पर लोगों की मुहर लगी हुई है। आप देखिए, पीएम मोदी जब लंदन पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगे वहां लंदन में, देखिए जरा। मेरा जो जीवन है ना, वो सफल हो गया मोदी के दर्शन करके। मैं अपना भगवान मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं है। And the Prime Minister shook my hand. He gave me Ashirwad, and it was the best feeling ever. आप लोगों का सेंटिमेंट देख रहे हैं जो विदेश में रह रहे हैं कि भाई मैं मिल लिया नरेंद्र मोदी से, उनको देख लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसी बातें लोग बोलते हैं। आप ये भी देखिए कि कल राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि हमारे साथ तो कोई देश ही नहीं खड़ा था। दूसरी तरफ आज आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को यूके का साथ मिल गया। यूके की तरफ से पहलगाम हमले की निंदा की गई। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वालों को कड़ा संदेश भी दिया गया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी यूके पहुंचे, उधर पाकिस्तान में क्यों हड़कंप मच गया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। इधर पीएम मोदी यूके से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। सोचो वहां वो गए, रेड कारपेट बिछ रहा है भाई, एकदम गले वाले मिल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमको तो कोई बुलाएगा नहीं। इनको पता है पाकिस्तानियों को तो कोई बुलाता नहीं, सबको पता है भीख मांगने आएगा ये। तो इन्होंने अपने यहां दूतावास वाले को बुला लिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने भारत से बातचीत की इच्छा जताई।
शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क भारत से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और सार्थक बातचीत को तैयार है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे एकदम लमलेट हो रखा है भाई, लेट गया है, बिछ गया है कि कोई भारत से बात करवा दो यार। इधर पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं, उधर डरा हुआ पाकिस्तान भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो विक्ट्री कैसे हो गई। पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने के बाद भी उसकी तरफ से बातचीत की पेशकश करना, यही भारत की जीत है राहुल गांधी जी। आप कैसे समझिएगा, आपके समय में तो सरकार, यूपीए वाली सरकार जो है, वो डोज देने की बजाय डोजियर भेजती थी, कागज का पन्ना। पाकिस्तान भी मजे में रहता था कि क्या ही होगा, कागज का पन्ना आएगा, इधर उधर रख देंगे टेबल पे, धूल फांकेगा। अब उसको डर लगता है कि ये तो धुआं धूल कड़ कर देंगे भाई साहब नरेंद्र मोदी। भारत की डील को देखकर पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में होगा क्योंकि एक तरफ तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का निर्यात गिरता जा रहा है, आयात बढ़ रहा है उसका, जिससे दूसरे देशों से उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान का 9 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा 29.42% बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें चीन, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान ज्यादा सामान खरीद रहा है लेकिन निर्यात कम कर रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो एक चीज बहुत शानदार एक्सपोर्ट कर सकता है और वो आतंकवादी। उसके यहां भर भर के आतंकवादी पड़े हैं, लेकिन कोई दूसरा देश आतंकवादी इंपोर्ट करता नहीं तो भाई की इकोनॉमी अभी चढ़ जाती। पाकिस्तान का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। यूके के दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई यूके में खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। इसी साल लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक हुई थी। खालिस्तानी समर्थक अचानक उनके काफिले के सामने आ गए थे। इस घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इससे पहले साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हिंसा हुई थी। इस हमले के पीछे खालिस्तानी एलिमेंट्स का हाथ था। उस वक्त कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। इसी साल ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसीज की एक लीक रिपोर्ट में खालिस्तानी एलिमेंट्स को खतरा भी बताया गया था। इसलिए पीएम मोदी ने अपने यूके दौरे पर खालिस्तानी एलिमेंट्स का मुद्दा उठाया और उन पर एक्शन की मांग भी की। सुनिए पीएम मोदी ने वहां खालिस्तानियों के इलाज को लेकर क्या कहा है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डील कर रहे थे, एफटीए की डील कर रहे थे, तो उनको पता था कि यही समय है, खालिस्तानियों को लेकर भी बात कर लो, पाकिस्तान को लेकर भी बात कर लो और उनको बता दो भाई कि व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सब भी तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आतंकियों और खालिस्तानियों के साथ साथ पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक चोट देने वाले भगोड़ों की भी भारत वापस लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक अपराध से जुड़े भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए यूके से सहयोग मांगा। भारत लगातार विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने यूके में ऐसा क्या कहा जिससे माल्या, नीरव जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की आस और तेज हो गई। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। उधर यूके में नरेंद्र मोदी कूटनीतिक धमाके कर रहे हैं, इधर देश में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। संसद सत्र को आज 4 दिन हो गए, 4 दिन, चौथे दिन भी संसद में कोई काम नहीं हुआ ढंग से। इंडी गठबंधन ने बिहार के एसआईआर को लेकर फिर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चल पाई, 12 मिनट, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब राहुल गांधी संसद से निकले तो चुनाव आयोग पर बरस गए। राहुल गांधी ने नया दावा कर दिया कि उनके पास वोट चोरी के प्रूफ हैं। कर्नाटक की एक कोई सीट है जिसको लेके इनके पास कोई सबूत है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कर दी है इनके हिसाब से। एक बार सुनिए राहुल गांधी का आरोप, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन
is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. पहले इनके पास 100% प्रूफ होता था कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो फिर आया कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी करके होता है, फिर हुआ कि भाई नहीं वोटर को रोका जाता है, फिर हुआ कि नहीं वोटर लिस्ट में नाम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अभी बिहार के लिए नहीं, उसके पहले कहे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देते हैं महाराष्ट्र के लिए, अब बिहार में कह रहे हैं कि नाम काट देते हैं। अब कर्नाटक का कुछ नया माल लेके आए। कुछ भी चल रहा है बॉस इस देश में। संविधान लहराते हैं लेकिन किसी संवैधानिक व्यवस्था पे इनका विश्वास है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत है कि भाई कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, एक धोखाधड़ी हुई है एक सीट पर, और यही हर सीट पर भी हुआ। हजारों बोगस वोट जोड़े गए, 50 साल 60 साल 65 साल के लोगों को नए वोट करने के लिए जोड़ दिया गया। इसमें पहली बात तो यह है कि क्या 50 साल का कोई व्यक्ति कहीं नया वोटर नहीं बन सकता है क्या? यह कौन सा लॉजिक है भाई? कोई कहीं से आया होगा, कहीं से शिफ्ट हुआ होगा, अभी नया बनवाया होगा, कुछ अलग हुआ होगा। यह कौन सा लॉजिक है कि 50 साल 45 साल का आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? फर्जी है। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीती भाई। कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई? लेकिन यह सवाल इनसे कोई नहीं पूछ रहा। लॉजिक की बात तो एकदम पुड़िया में बांध के फेंक दीजिए नदी में, वैसा हाल हो रखा है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो हो गई, कह दिया तो कह दिया ना। वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, कह दिया तो कह दिया। आज चुनाव आयोग ने इन सबको जवाब दिया कि क्या वोटर लिस्ट को ठीक नहीं किया जाए, क्या वोटर लिस्ट को अपडेट ना किया जाए, क्या मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति दे देनी चाहिए? आप खुद सोचिए, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सोचिए, कोई आदमी मर गया है, उसका नाम नहीं हटे लिस्ट से, उसकी जगह कोई आके वोट दे दे, ये ठीक होगा? कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसकी जगह कोई दूसरा वोट डालते, ये ठीक होगा? रिवीजन प्रोसेस का मकसद सिर्फ अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है। क्या प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर हम सभी को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर सोचना होगा। शायद आप सभी के लिए यह सोचने का सबसे अच्छा समय अब आ गया है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि जिस मरे हुए आदमी का नाम हट रहा है लिस्ट में से, उस मरे हुए आदमी का वोट उसको ही पड़ता है? यह कॉन्फिडेंस कैसे है? जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है वो उसी का वोटर था जो वोट दे देता कहीं और बैठे बैठे। ये इनको कॉन्फिडेंस कैसे? हो सकता बीजेपी कर लेती। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथियों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ यह दिख रहा है कि चुनाव आयोग के बहाने नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए और कैसे यह बताया जाए कि चुनाव में उनके साथ खेल हो रहा है, जबकि सच यह है कि ये लोग बार बार नरेंद्र मोदी के सामने फेल होते हैं। और जब कोई नहीं मिल रहा तो सारा गुस्सा आप चुनाव आयोग पे निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग को एक तरीके से धमका रहे हैं। राहुल गांधी ने आज किस तरह से चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी दी है, आप देखिए, खुद सुनिए। Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. राहुल गांधी आप देख रहे हैं किस तरह से धमका रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कम फॉर यू। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाया तो चुनाव आयोग ने भी आज खुलकर राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जिस कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत उनके पास हैं, उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक भी अपील दायर नहीं की गई है। सबूत है तो अपील क्यों नहीं दायर किए बॉस? लोकसभा चुनाव में हारने वाले एक भी कांग्रेस उम्मीदवार ने कोई याचिका नहीं डाली है। हम सोचने को मजबूर हैं कि इस प्रकार के धमकीपूर्ण आरोप सीईसी के खिलाफ अब क्यों लगाए जा रहे हैं। यानी सबसे जो बेसिक प्रश्न है ना, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कर्नाटक में चोरी हुई है, 100% सबूत है, तो आपने अपील क्यों नहीं किया? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए बॉस, वहां अपील कर दीजिए, वहां दिखाइए सबूत कि हमारे पास 100% सबूत है। 100% सबूत सिर्फ मीडिया के सामने बोल के चल देने में है, मीडिया का जवाब भी नहीं देना है कि 100% अगर वहां बेईमानी हुई तो कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे है, आपको ज्यादा सीटें कैसे आई, बीजेपी कैसे हार गई। लेकिन नहीं, बस बोल के निकल देना है। खैर, इनका हिसाब तो चुनाव में
राजनीति में हिसाब जो है वो जनता करती है, वो जिसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। लेकिन पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में हाईकोर्ट ने जिनको 2 दिन पहले निर्दोष बताया, सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पलट गया? मोदी ने मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाला एक्शन किया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम को आग क्यों लग गई भाई? इसका चैप्टर आपको देखना चाहिए। 19 साल पहले 2006 में मुंबई में एक के बाद एक 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे। पूरी मुंबई, पूरा देश दहल गया था। 188 लोग मर गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतनी बड़ी आतंकी घटना पर 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आया जिस पर ओवैसी एंड इकोसिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। कहने लगा कि इस ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो मुसलमान थे, इसलिए उनको टारगेट करके फंसा दिया गया था। और अब देखिए 19 साल बाद हाईकोर्ट ने सबको निर्दोष पाया। मुसलमानों को इस देश में पीड़ित बताने वाला जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है और उसके नाम पर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले आने के चंद मिनट बाद ओवैसी और उनके जैसे नेताओं के इकोसिस्टम ने 2 दिन से खूब फैला रखा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रोक दिया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम को आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला पलट गया? सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग पूछ रहे थे कि कैसा फैसला आया है बॉस। इसका मतलब 188 लोग जो मुंबई ब्लास्ट में मरे उनको किसी ने नहीं मारा। वो एक आया था ना हेडलाइन, नोबडी किल्ड जेसिका, नोबडी किल्ड 188 पीपल। 800 लोग घायल हुए, उनको किसी ने नहीं घायल किया। पीएम मोदी ने मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाला एक्शन किया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम में क्या नई आग लग गई है, आज आपको यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में हो रही पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। मेरा भाई मुझसे लिपट कर बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चली। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे? ये फैसला जान करके कि ऐसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को इस केस के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है और अभी उन्हें वापस जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील को कोर्ट ने माना और साफ कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। दरअसल एसजी तुषार मेहता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दलील दी और कहा कि यह पूरा मामला मकोका के तहत चल रहा था, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए लाया गया कानून था और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का आतंकवाद से जुड़े कई दूसरे मामलों पर असर पड़ सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यह तक कह दिया कि भाई इसको नजीर मत मानिए, इसको कोई एग्जाम्पल मत मानिए जो फैसला आया है। अब यह भी देखिए कि जो इकोसिस्टम कल तक मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिहाई का जश्न मना रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला घोषित कर रहा था, कहा जाने लगा था कि इन लोगों के साथ गलत ही हुआ है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी तो इस इकोसिस्टम ने नया हंगामा शुरू कर दिया। अब यही इकोसिस्टम इस बात पर बवाल मचा रहा है कि आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती क्यों दी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 12 दोषी थे उनके नाम आपको बता देता हूं। मोहम्मद माजिद, नवीद हुसैन, तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहेल महमूद, आसिफ खान, मोहम्मद फैजल, एहतशाम सिद्दीकी, मोहम्मद अली, मुजम्मिल अताउर, साजिद अंसारी, कमाल अंसारी। इसमें कमाल अंसारी की कोविड के दौरान जेल में मौत हो चुकी है। यानी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको ये आरोपी नहीं दिख रहे, उनको लोअर कोर्ट के हिसाब से ये दोषी नहीं दिख रहे, उनको इनका मुसलमान होना दिख रहा है। आप तो कहते हैं बॉस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जो दोषी है या अब जो जेल से बाहर आ गए उनका धर्म देख के आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं बॉस? सुनिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी पर भड़के हुए हैं और आरोपियों को कंप्लीटली इनोसेंट करार दे रहे हैं। आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई?
जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। असदुद्दीन ओवैसी दो बात कह रहे हैं। पहली बात तो खुद ही वर्डिक्ट दे दे रहे हैं कि जितने लोग छूटे वो कंप्लीटली इनोसेंट हैं। तो भाई कंप्लीटली इनोसेंट हैं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी फिर से दोबारा किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, तो केस चलने दीजिए, वो बाहर रहेंगे, कंप्लीटली इनोसेंट सुप्रीम कोर्ट से साबित हो जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा, कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। दूसरा कह रहे हैं फलाने केस में आपने अपील क्यों नहीं की, ढिमकाने केस में अपील क्यों नहीं की। भाई हर केस अलग होता है, उसमें कोर्ट का फैसला किस आधार पर आया है उसको भी तो देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हुए तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में जुटे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कैसे पीछे रहते? अबू आजमी एक ओवैसी से एक कदम आगे चले गए। अबू आजमी ने तो सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए उन्हें टारगेट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अबू आजमी ने कहा कि बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं। शर्म नहीं आती आपको? हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है, जब फांसी मिली थी तो बहुत खुश हो रहे थे आप, अब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल सुनने को तैयार नहीं है। देश में जानबूझकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि कुछ नेता बेकसूरों के छूटने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अगर निर्दोषों को फांसी मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो अबू आजमी कह रहे हैं कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने में जल्दबाजी हुई। कह रहे हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए या जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई परंपरा नहीं है क्या इस देश में? फिर सुप्रीम कोर्ट बना किस बात के लिए? और अगर आपको हाईकोर्ट का फैसला इतना बड़ा लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दी है, उस पर पॉलिटिक्स करते हुए शर्म नहीं आती? तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हिसाब से नहीं है, तब उस पर जो मन बोल सकते हैं। यहां हाईकोर्ट के फैसले पे अपील नहीं कर सकते, जो कर दे वो बेशरम आदमी है। आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने पर अबू आजमी का जरा बयान सुनिए। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? मैं एक ही बात कहूंगा कि ये मुसलमान थे ना, तो बहुत जल्दी थी जाने की सुप्रीम कोर्ट जाए, अच्छी बात है। बहुत लोग फिल्में बनाते हैं ना, एक फिल्म और बनाइए कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट फाइल, एक फिल्म बनाइए और सच्चाई दिखाई उसमें। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयाँ बढ़ती, जश्न होता। लेकिन मुस्लिम थे, बेगुनाह छूटे हाई कोर्ट से, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये गलत फैसला हुआ है, फिर से फैसला होना चाहिए। ये फर्क है ना। अबू आजमी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग इस देश में मुसलमानों के अंदर ये नफरत भर देना चाहते हैं कि देखो वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट। हाईकोर्ट ने उनको बरी किया, उसके पहले लोअर कोर्ट ने भी तो सजा दी थी। 5 को फांसी की सजा दी थी, 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। उसके खिलाफ उससे अलग हाईकोर्ट में फैसला है। हाईकोर्ट से अलग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ सकता? किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी अगर निर्दोष हैं तो इनको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन बहुत जो 180 लोग मर गए, 188 लोग मर गए, 800 लोग घायल हो गए, उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह केस भी नहीं ले जाना चाहिए। और हैरानी की बात तो यह है कि जो इकोसिस्टम सवाल उठा रहा है, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने में जुटा है, यह इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा? क्योंकि जब 2006 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे।
जब चार्जशीट फाइल हुई तब भी कांग्रेस की सरकार थी। अब जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सारे आरोपी मुसलमान होने की वजह से फंसाए गए थे इनके हिसाब से, तो इनको कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए ना बॉस, कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, चार्जशीट कांग्रेस के सरकार के रहते रहते पुलिस ने फाइल की, तो क्या कांग्रेस ने मुसलमानों को फंसा दिया जानबूझ के? और अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को जानबूझ के फंसाया तो पूछिए राहुल गांधी से सवाल, बोलिए अखिलेश यादव को, बोले अबू आजमी अखिलेश यादव को कि क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं। हो जाए इंडी गठबंधन से अलग अगर मुसलमानों के लिए इतना सोचते हैं। अगर मुसलमानों को जानबूझ के फंसाया गया, ये अगर बीजेपी के राज में हो गया होता तो ये लोग छाती फाड़ देते बॉस कि मुसलमान था इसलिए बीजेपी ने फंसा दिया। अब जब कांग्रेस के राज में हुआ था तब क्यों नहीं बोलते कि कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? क्यों? क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को साबित करना है वो मुसलमान विरोधी हैं। चाहे वो मुसलमान को घर दे दें, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, अकाउंट खुल जाए, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए, कुछ मिल जाए मुसलमान को, सारी योजनाओं का फायदा मिल जाए, लेकिन मोदी विरोधी है मुसलमान के। और कांग्रेस के राज में खुद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि देखो देखो गलत फंसा दिया, हाईकोर्ट ने दोषी मानने से इनकार कर दिया, निर्दोष कर दिया, तो कह रहे हैं देखो देखो गलत फंसा दिया। पूछे राहुल गांधी से जाके कि क्यों फंसाया था मुसलमानों को, वो इनसे नहीं हो पाएगा। खैर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, देखिए वहां क्या होगा। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात ही हो रही है तो महाराष्ट्र का एक और चैप्टर खोल रहा हूं। मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई बनाते राज ठाकरे के लोगों की गुंडागर्दी की नई तस्वीर आ गई। अब किसको पीट दिया भाई? नव भारत के कैमरे पर मुसलमानों की राज ठाकरे को खुली चुनौती, वो कह दिया जो किसी ने सोचा ना होगा। राज ठाकरे ने जब से अपनी पार्टी बनाई है वो अपनी राजनीति की लाइन लेंथ ही तलाश रहे। चुनाव दर चुनाव राज ठाकरे किनारे होते जा रहे हैं और इस समय तो हाल यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जीरो बनकर रह गए। इतने सालों से राज ठाकरे राजनीति में कोई तीर मार नहीं पाए। इसकी बौखलाहट अब गुंडागर्दी के रूप में दिख रही है। राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी कार्ड खेलना शुरू किया और इसके लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई, जो खत्म ही नहीं हो रही। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पीट रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, मराठी भाषा में बोलने के लिए धमका रहे हैं, मराठी नहीं बोलने वाले को पीट दे रहे हैं, माफी तक मंगवा रहे हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। राज ठाकरे को लग रहा है कि मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर देने से उनकी पार्टी चर्चा में आ जाएगी और शायद बीएमसी चुनाव में कुछ सीटें आ जाए। राज ठाकरे के लोग जिन लोगों को मार रहे हैं उसमें ज्यादातर हिंदू हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में राज ठाकरे के कार्यकर्ता जा भी नहीं रहे और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह नीतीश राणे जैसे नेता लगा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज ठाकरे का जोर सिर्फ गरीब हिंदुओं पर चल रहा है। मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी भाषा का ज्ञान नहीं दे पाते ये लोग। उधर मुंबई के मुसलमान खुल के राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। मुसलमानों ने वो कह दिया है जो राज ठाकरे सोचे भी नहीं होंगे। कुल मिलाकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी मराठी भाषा के नाम पर गजब का हंगामा मचाए हुए। पर अब क्या नया हुआ है? इस गुंडागर्दी की कौन सी नई तस्वीर आई है? मुसलमान कैसे राज ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं? जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरा चैप्टर दिखाता हूं। मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे की पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अब तो मुंबई के बाहर भी एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी नहीं बोलने पर मारपीट कर रहे हैं। यह नया मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ का है, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर शौचालय कर्मचारी को पीट दिया। ये तस्वीरें नांदेड़ के बस स्टेशन की हैं, जहां के शौचालय में काम करने वाले व्यक्ति को एमएनएस के कार्यकर्ता पीट रहे हैं, दनादन थप्पड़ बरसा रहे हैं। किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। गरीब शौचालय कर्मचारी हाथ जोड़ रहा है, फिर भी पीट रहे हैं। शौचालय कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई करने के बाद एमएनएस वर्कर्स ने उससे माफी भी मंगवाई। महाराष्ट्र निर्माण सेना के लोगों ने शौचालय कर्मचारी से कान पकड़ के माफी मांगने को कहा। वो मराठी नहीं बोल पा रहा था, फिर भी उससे मराठी में माफी मंगवाई। कहा कि मराठी लोगों और राज ठाकरे से माफी मांगो और मराठी सीखने का वादा करो। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से मराठी भाषा नहीं आने पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि एमएनएस की यह गुंडागर्दी कई दिनों से चल रही। 29 जून का वीडियो देखिए। एक दुकानदार को एमएनएस के कार्यकर्ता मारते हुए दिखे थे। आरोप है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मराठी बोलने के लिए कहा, नहीं बोलने पर दुकानदार को थप्पड़ मारने लगे। आम लोगों के साथ एमएनएस कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को पीट दिया था। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं का जोर सिर्फ हिंदुओं पर चलता है। एमएनएस के लोग गरीब हिंदुओं को मारते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी सिखाने की हिम्मत नहीं होती। सुनिए बीजेपी के आरोप को, उसके बाद आपको बताता हूं कि मुसलमान राज ठाकरे से क्या कह रहे हैं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना।
वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी तो आरोप लगा ही रही है, मुंबई के मुस्लिम भी मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे को चैलेंज दे रहे हैं। मुंबई के मुसलमान खुल के कह रहे हैं कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी ठीक नहीं है। वो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में बात करेंगे। मुसलमानों ने राज ठाकरे को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर एमएनएस ने कोई गुंडागर्दी की तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा मुसलमान। सुनिए मुंबई के मुसलमान राज ठाकरे से क्या कह रहे हैं। हमको मराठी नहीं आता है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदी में ही बात करते हैं। पता नहीं भाई, उसका तो नहीं मालूम। अब जो रहेगा वो कहाँ से बोलेगा अभी? यहाँ कोई मनसे का खौफ है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं मराठी बोलेगा हम उसकी पिटाई भी करेंगे। हाँ तो हम भी पिटाई करेंगे ना, खाली फुकट को हाथ उठाएंगे, मारेंगे पंच। कि सबको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। नहीं, क्यों बोलनी पड़ेगी? जबरदस्ती थोड़ी है किसी की मराठी बोलने की। फिर क्या है, चूड़ी थोड़ी पहने हम। अच्छा पिटाई कर देंगे? क्या काय कर रहे? चाचा बताए क्या अंजाम होगा? पत्थर से देंगे ईट का जवाब। अगर मनसे वाले यहाँ इस इलाके में आ गए तो? हाँ तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ वो चैलेंज है हमारा। मुसलमान भाई चैलेंज दे रहे हैं राज ठाकरे की पार्टी को कि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा भारत से 5000 किलोमीटर दूर दो देश हिंदू मंदिर के लिए युद्ध करने पर क्यों आ गए। तोपें गरज रही, गोलियां चल रही, वो कौन सा मंदिर है जिसके लिए वॉर छिड़ गई है भाई। दुनिया में एक तरफ एक और युद्ध शुरू हो गया है और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध हिंदू मंदिर को लेकर हो रहा है। यह युद्ध भी भारत से 5000 किलोमीटर दूर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हो रहा है। ये दोनों देश एक हिंदू मंदिर को लेकर भिड़ गए। दोनों देशों के बॉर्डर पर बम गोले चल रहे हैं, तोपें गरज रही। कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने का युद्ध लड़ रहे हैं। गोलीबारी और रॉकेट हमलों में 12 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। 40,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। दोनों देशों ने सीमा सील कर दी है और हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है। यह सब हो रहा है एक प्राचीन हिंदू मंदिर के लिए जिस पर नियंत्रण को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर जिस हिंदू मंदिर को लेकर दोनों लड़ रहे हैं उसको लेकर विवाद क्या है? उस हिंदू मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? क्यों हिंदू मंदिर के लिए दोनों देश आखिर लड़ रहे हैं? यह सब आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कंबोडिया थाईलैंड युद्ध का एक ट्रेलर देख लीजिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग का हिंदू मंदिर से क्या कनेक्शन है, यह आज आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको जंग के कुछ वीडियो दिखा देता हूं। जैसे ये वीडियो देखिए जो कंबोडिया पर थाईलैंड एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का है, जिसके टारगेट पर कंबोडिया की 2 मिलिट्री लोकेशंस थी जो पूरी तरह तबाह हो गई। स्ट्राइक के बाद उठते आग के गोले बता रहे हैं कि थाईलैंड का यह अटैक कितना जबरदस्त है। कंबोडियाई ठिकानों पर यह हवाई हमले थाई एयरफोर्स के F-16 विमानों ने आज सुबह किए। इसके बाद कंबोडिया ने भी थाईलैंड पर बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। यह वीडियो देखिए, इसमें कंबोडिया की आर्मी सड़क पर लॉन्चर खड़ा करके थाईलैंड बॉर्डर पर BM-21 रॉकेट से अटैक कर रही। कंबोडिया ने थाईलैंड पर मल्टीपल रॉकेट अटैक किए। अलग अलग लोकेशन से थाईलैंड पर सैकड़ों रॉकेट्स की स्ट्राइक की। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर बमबारी की आवाज से गूंज रहा है। कंबोडिया थाईलैंड के बीच वॉर ट्रिगर कैसे हुई, इसकी शुरुआत किसने की, इसको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे पर आरोप है। थाईलैंड का आरोप है कि बुधवार को कंबोडिया ने एक लैंडमाइन विस्फोट किया जिसमें एक थाई सैनिक की घायल होने की खबर है। थाईलैंड ने कहा कि कंबोडिया की तरफ से ड्रोन अटैक और रॉकेट अटैक में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कंबोडिया का आरोप है कि पहले थाई सेना ने कंबोडिया के अंदर कई मंदिरों पर हवाई अटैक किए। कंबोडिया ने कहा कि पहले थाईलैंड ने हवाई हमले के जरिए उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह कि इतनी बड़ी वजह भी नहीं है कि दो देश आपस में जंग जैसी स्थिति पैदा कर दें, एक दूसरे पर तोप गोले बरसाने शुरू कर दें। आप देखिए कि कंबोडिया के रॉकेट अटैक में थाईलैंड का एक गैस स्टेशन उड़ गया, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। थाईलैंड की सेना के मुताबिक गैस स्टेशन पर अटैक में 6 नागरिकों की मौत भी हो गई। कंबोडिया ने बॉर्डर के नजदीक थाईलैंड के एक अस्पताल पर भी अटैक किया। यह अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें थाईलैंड के सैनिक अस्पताल के अंदर हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर पर तनातनी और झड़प से शुरू हुआ विवाद अब युद्ध में तब्दील होता जा रहा है और इसकी वजह है एक प्राचीन हिंदू मंदिर। इस मंदिर का नाम है प्रिह विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह 1000 साल से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिर है। प्रिह विहार एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र धार्मिक उपहार। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को 9वीं से 11वीं सदी के दौरान बनाया गया था।
प्री विहार मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगरेक पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है। यह मंदिर खमेर साम्राज्य के समय का है, जिसकी सीमाएं आधुनिक कंबोडिया के अलावा थाईलैंड के कुछ हिस्सों तक फैली थी। शुरुआती समय में यहां पर भगवान शिव की पूजा होती थी, लेकिन बाद में इसे बौद्ध धार्मिक परिसर में बदल दिया गया। यह मंदिर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है। इस शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 118 साल से विवाद चल रहा है। यह मंदिर दोनों देशों के बीच जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि दोनों देश इस मंदिर पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इस लैंड बॉर्डर का मैप साल 1907 में फ्रांस ने बनाया, क्योंकि फ्रांस ने साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया था। लेकिन थाईलैंड ने इस मैप का विरोध कर दिया, क्योंकि इसमें प्री विहार मंदिर को कंबोडिया की सीमा के अंदर रख दिया गया था। लेकिन थाईलैंड के विरोध के बावजूद साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्री विहार मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में ही आता है। साल 2008 में यूनेस्को ने प्री विहार मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। साल 2011 में थाईलैंड एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। लेकिन 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्री विहार मंदिर और उसके आसपास की पूरी जमीन कंबोडिया की सीमा के अंदर आती है। लेकिन थाईलैंड इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है। इस प्राचीन मंदिर पर अधिकार को लेकर पहली बार सैन्य संघर्ष की शुरुआत 2008 में हुई थी। तब 3 साल तक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर सैन्य झड़पें हुई, तनातनी चलती रही थी। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू मंदिर पर अधिकार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर क्यों? दरअसल बौद्ध बहुल देश होने के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों में हिंदू धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव है। कंबोडिया में करीब 4000 हिंदू मंदिर हैं और थाईलैंड में तो करीब 11000 हिंदू मंदिर हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। यहां तक कि कंबोडिया का राष्ट्रीय चिन्ह भी अंकोर वाट मंदिर है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकोर वाट मंदिर का ही चित्र बना हुआ है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों देशों में हिंदू धर्म एक साथ आज से 1500 साल पहले यानी करीब 500 ईस्वी में पहुंचा। यह हिंदू धर्म के भारतीय व्यापारियों और ग्रेटर इंडिया के विस्तार की वजह से पहुंचा। यहां के कल्चर में हिंदू धर्म घुल मिल गया, जो कि आज भी वहां मौजूद है। कंबोडिया में भारत की ही तरह पहले पुरोहित हुआ करते थे। कंबोडिया को पहले कंबुज देश कहा जाता था, जो संस्कृत का शब्द है। यह नाम कंबोडिया को हिंदू राजाओं ने ही दिया था। 14वीं सदी में यानी करीब 700 साल पहले जब कंबोडिया के शाही परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब से यहां पर हिंदू धर्म की आबादी में कमी आनी शुरू हुई। अभी कंबोडिया में करीब 15,000 हिंदू रहते हैं। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया जाता है। आज भी वहां पर रामायण का मंचन होता है, रामलीलाएं होती हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू ब्राह्मण ही थाईलैंड के राजा का राज तिलक करते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड के चौराहों पर भगवान ब्रह्मा और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी होनी आम बात है। यही वजह है कि थाईलैंड और कंबोडिया एक हिंदू मंदिर के लिए एक दूसरे से युद्ध करने तक को तैयार है, क्योंकि प्री विहार मंदिर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, उनके कल्चर का पार्ट है, उनकी सांस्कृतिक धरोहर है। इसी हिंदू मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ गई तो कौन सा देश भारी पड़ेगा? ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताजा रैंकिंग के आधार पर थाईलैंड विश्व रैंकिंग में 24वें नंबर पर आता है, जबकि कंबोडिया 83rd नंबर पर है, 83वें नंबर पर। थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव सैनिकों की फौज है, जबकि कंबोडिया के पास 1,70,000 सैनिक हैं। थाईलैंड की वायुसेना के पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं, कंबोडिया के पास कोई फाइटर जेट है ही नहीं। थाईलैंड के पास AH-1 कोबरा जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, कंबोडिया के पास पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर हैं। थाईलैंड की थल सेना के पास VT-4 जैसे टैंक और M777 होवित्जर तोप है। कंबोडिया के पास पुराने T-55 टैंक और पुराने मॉडल की तोप है। थाईलैंड की नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक पनडुब्बी भी है, जबकि कंबोडिया के पास ना तो कोई युद्धपोत है, ना कोई पनडुब्बी। यानी कंबोडिया की सेना थाईलैंड के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है और यही वजह है कि थाईलैंड ने धमकी दी है कि अगर प्री विहार मंदिर और उसके आसपास की जमीन का विवाद नहीं सुलझाया गया तो यह तनाव ऐसे युद्ध का रूप ले सकता है जो इजराइल हमास युद्ध से भी ज्यादा भीषण हो जाएगा। यानी यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें देखिए बॉस कि किस तरह से मामला गर्मा गया है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन की फिरकी ले ली। सीएम योगी बता रहे थे कि गोरखपुर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो गया। पहले तो नाला बड़ा करने जाओ तो लोग उसमें बसे हुए मिलते थे, जैसे रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बना लिया था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। सुनिए एक बार। जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। बात होती है भरोसे की। वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ दो ही टूल हैं मोदी से मुकाबला करने के लिए, एक जाति और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक। जबकि मोदी की राजनीति दिखाने के बजाय काम करने की ज्यादा है। चाहे मालदीव जाना हो या फिर इससे पहले दूसरे मुस्लिम देशों की यात्रा हो, पीएम मोदी ने यह सब इसलिए नहीं किया कि इससे मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाए। यात्राओं और ट्रेड डील के पीछे मकसद बस एक था, राष्ट्रहित और परस्पर हित। यह बात मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू को समझ में आ गई। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोइजू अब पलके बिछाए बैठे हैं भारत के लिए। जिस तुर्की और चीन के भरोसे थे, उनसे मालदीव को सहायता मिल नहीं पाई। आगे कौन आया? भारत और मोदी। इसलिए कहते हैं कि झूठे नैरेटिव तो गढ़ने की लड़ाई हो सकती है कि सच को कुछ दिनों या सालों के लिए छुपा दिया जाए, लेकिन सच आखिरकार सामने जरूर आता है। पिछले एक दशक में दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए, लेकिन यहां के मुस्लिम लीडर और सो कॉल्ड लिबरल इकोसिस्टम इस तथ्य को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नैरेटिव सेट करना है कि मोदी एंटी मुस्लिम है।